नाउ प्यूपेरियम मतलब क्या? चाइल्ड बर्थ के बाद का जो टाइम होता है, जब भी सब पेल्विक ऑर्गन्स अपने रिवर्ट बैक हो जाते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, दैट इज प्री प्रेग्नेंट स्टेट में। बोथ एनाटॉमिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी, मतलब एक्टिविटीज भी सब रिज्यूम हो जाती है, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल आना और वो सब हार्मोनल रेगुलेशन होना, वो सब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। और एनाटॉमिकली मतलब जो ऑर्गन ग्रोथ होता है, वो सभी रिवर्ट बैक हो जाना अपने प्रीवियस प्री प्रेग्नेंट स्टेट में। ये जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं प्यूरपेरियम। फाइन। तो प्यूरपेरियम ऑलमोस्ट कितना होता है? तो 6 वीक्स तक होता है। और स्टार्ट अगर पूछा जाए तो जस्ट प्लासेंटा जब आउट हो गया, फिर प्लासेंटा आउट होने से तो 6 वीक्स तक आफ्टर डिलीवरी, उसे बोलते हैं प्यूरपेरियम। ओके। अब इसमें और एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हमें याद रखनी है, वो होता है इन्वोल्यूशन। मतलब क्या? सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स का जो प्रोसेस होता है टू रिवर्ट बैक एनाटॉमिकली। Involution is a process whereby genital organs revert back approximately to the state as they were before pregnancy. तो उसे बोलते हैं involution। मतलब समझो प्यूरपेरियम है, ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सभी बॉडी के टिश्यूज स्पेशली पेल्विक ऑर्गन्स रिवर्ट बैक होते हैं, उसे प्यूरपेरियम बोलते हैं। और इन्वॉल्यूशन का टर्म इज रिलेटेड ओनली टू द रिवर्टिंग बैक ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स। ये उन दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और टाइम क्या है प्यूरपेरियम का? आफ्टर प्लेसेंटा इज आउट अप टू 6 वीक्स। सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो प्रेगनेंसी में बहुत बढ़ता है वो है होता है यूटेरस। तो फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि इन्वॉल्यूशन ऑफ यूटेरस कैसे होता है। आपको ये टेबल से ध्यान में आएगा, जैसे हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा था, यूटेरस का लेंथ ब्रेथ थिकनेस हमने याद रखा था 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर प्रेगनेंसी फुल टर्म में देखा जाए तो जो यूटेरस का जो लेंथ हो जाता है, फाइन, वो जिफिस्टर्नम तक होता है। तो उसका अगर मेजरमेंट देखा तो 30 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है। अभी हम जस्ट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी यूट्रस की क्या साइज होती है ये समझते हैं। तो हमें याद रखना है 20, 12 और 7.5 सेंटीमीटर। मतलब 20 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 12 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ होता है और 7.5 सेंटीमीटर उसका थिकनेस होता है। ठीक है। वेट हम लोग देखें तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वेट ऑफ यूट्रस इज 40 ग्राम्स, प्रेग्नेंट स्टेट में 1000 ग्राम्स। पोस्ट डिलीवरी मतलब जस्ट बेबी आउट हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ऑर्गन पहले था वैसा हो जाएगा। तो ऑर्गन का वेट 1000 ग्राम से ही होता है पोस्ट डिलीवरी भी। आफ्टर 6 वीक्स जब उसका इन्वॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो 60 ग्राम्स हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा है, एट द एंड ऑफ 6 वीक्स मेजरमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट और वेट इज अबाउट 60 ग्राम्स। ओके। अब ये और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्यूरपेरियम के टाइम नंबर ऑफ मसल फाइबर्स कभी कम नहीं होते। जितने मसल फाइबर्स बड़े हैं, नंबर कट छट छट गए, ऐसा नहीं होता है। बट उसकी जो साइज होती है, सेल साइज, वो रिड्यूस होती है। अब हम डायग्राम में देखें तो फर्स्ट डे आफ्टर डिलीवरी सपोज ये हाइट होगी, तो फिर वो एट डिलीवरी वो अम्बिलिकस के वहां तक होती है। ठीक है। और फिर रोज एक एक उंगली कम होती है हाइट ऑफ यूटरस, और बाय 6th वीक वो पूरा एक पेल्विक ऑर्गन बन जाता है यूटरस। ओके। तो हमें इसमें तीन ही चीज याद रखनी है कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी वो अम्बिलिकस पे रहती है और एक एक सेंटीमीटर कम होती है रोज, और 6 वीक तक वो एकदम पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंडोमेट्रियल थिकनेस। अभी हमने एंडोमेट्रियम यूट्रस देख लिया, अभी हम एंडोमेट्रियम थिकनेस की बात करें। थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। यूट्रस के अंदर 3 मस्कुलर लेयर्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होते हैं जहाँ पे प्लासेंटा अटैच होती है, और एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी में डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाती है। ओके। तो एंडोमेट्रियम जो होती है वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, कितना होता है उसका थिकनेस? तो 2 to 5 mm, ऐसे याद रखना है। और रीजनरेशन मतलब एक बार जो डिलीवरी के पोस्ट डिलीवरी चीजें निकल जाए तो रीजनरेशन स्टार्ट कब होता है? तो रीजनरेशन ऑफ एपिथेलियम ऑफ यूटेरस इज कंप्लीटेड बाय 10th डे, मतलब डिलीवरी के 10 दिन बाद पूरा एपिथेलियम वापस बन जाता है। Entire endometrium is restored by day 16 except of placental site। अब ये ध्यान में रखिए, जो एंडोमेट्रियम है उसका फॉर्मेशन रीजनरेशन स्टार्ट होता है 10 डे पे, 16 डे पे वो कंप्लीटली हो जाता है। और
प्लासेंटल साइट होती है जहाँ पे प्लासेंटा 9 महीने तक चिपका हुआ होता है, फॉर्म होता है, वो साइट को रीजनरेट होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, दैट इज इक्वल टू 6 weeks. Okay, that is a period of puerperium. By the end of second week, the uterus becomes a pelvic organ. और जो वजाइना होता है, डिस्टेंडेड वजाइना, उसको प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आने को टाइम लगता है, दैट इज 6 to 10 weeks. ओके, तो हमें दो चीजें याद रखनी है, पूरे एंडोमेट्रियम फॉर्म हो जाता है 16 डे पे, बट प्लासेंटल साइड को टाइम लगता है 6 weeks. फिर सिमिलरली वजाइना का होता है कि डिस्टेंसेबल, मतलब इतनी बड़ी हुई वजाइना वापस प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 6 to 10 weeks. हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें कि व्हाट इज लॉकिया. लॉकिया इज अ वजाइनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट, मतलब प्यूरपेरियम चाइल्ड बर्थ के बाद 6 weeks का पीरियड बोलता है प्यूरपेरियम. उसमें से 15 days जो पहले होते हैं वो उसमें जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो वजाइना से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, लाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, जो भी डिस्चार्ज है उसे लॉकिया बोलते हैं. वो भी 3 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कलर एंड टाइम. जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो पहले 4 days होता है वो रेड होता है, बहुत ही रेड इन कलर है, उसमें आरबीसी का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है. उसके बाद 5 to 9 days तक वो जो कलर होता है वो थोड़ा सा येलो और पिंक या पेल हो जाता है. ठीक है, ये क्यों पेल होता है, क्योंकि इसमें ल्यूकोसाइट्स ज्यादा होते हैं और आरबीसी कम होते हैं. और जो नेक्स्ट 5 days का ब्लीडिंग होता है उसे लोग क्या एल्बा बोलते हैं. एल्बा मीन्स व्हाइट, सो इट इज कम्प्लीटली पेल व्हाइट इन कलर. फाइन. सो एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज देखा जाए तो जो फर्स्ट 5 to 6 days है उसमें 50 ml पर डे इतना डिस्चार्ज होता है. ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द वजाइनल डिस्चार्ज. आई विल रिपीट इट अगेन. लॉकिया इज द वजाइनल डिस्चार्ज जो पहले 15 days में पाया जाता है आफ्टर डिलीवरी. उसका 3 टाइप होता है. पहले 5 days बहुत डार्क होता है कलर, उसे लॉकिया रूब्रा बोलते हैं. नेक्स्ट 5 days में वो थोड़ा सा पेल हो जाता है, उसे सेरोसा बोलते हैं. और लास्ट 5 days में उसे लॉकिया एल्बा बोलते हैं, वो पेल व्हाइट कलर का होता है. अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ मुड़ते हैं, वो है डीवीटी, दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस. अभी जो प्रेगनेंसी है उसमें डीवीटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. वो क्यों होते हैं, तो डीवीटी जो है वो विरकोस स्ट्राइड जो होता है उसकी वजह, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोम्बोसिस, राइट. अभी ये क्या है विरकोस स्ट्राइड, तो हम ये डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. जब भी एंडोथीलियल मतलब ही वेन, एंडोथीलियम मतलब जो आर्टरीज और वेन्स है उसके अंदर इंजरी होना और अबनॉर्मल ब्लड फ्लो होना और उसकी वजह से हाइपर कोएगुलेबिलिटी होना, मतलब क्या, मतलब स्टेसिस होना, ब्लड फ्लो में रुकावट आना, इंजरी होना और अबनॉर्मल ब्लड फ्लो होना, ये तीनों की वजह से थ्रोम्बोसिस बढ़ जाता है. तो ये तीनों कंडीशन प्रेगनेंसी में ज्यादा होने की वजह से देयर आर 6 times more chances or risk of getting thromboembolism in pregnancy because of varicose striatum, which I will repeat again. It is hypercoagulability, stasis of blood flow and endothelial injury. अभी रिकमेंडेड मेथड टू डायग्नोज द डीवीटी इज, अभी डीवीटी होना ये प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है क्योंकि उसके 6 times चांसेस ज्यादा है. वो फेवरेबल कंडीशन होती है प्रेगनेंसी स्टेट में, इसलिए अभी इन केस प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आई विद कंप्लेंट्स ऑफ डीवीटी और एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी या नॉन प्रेग्नेंट स्टेट का कोई भी पर्सन आया, तो इफ शी इज प्रेग्नेंट तो फिर हम लोग डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे. And the gold standard other than the state of pregnancy is venography. ओके, कोई भी टाइप का वेनोग्राफी या इमेजिंग प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं होता है, whereas अल्ट्रासाउंड इज कंपैरेटिवली सेफ इन प्रेगनेंसी. इसलिए अगर डीवीटी का पेशेंट है, प्रेगनेंसी होगी तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना है. अगर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट है तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या माना जाता है, वेनोग्राफी. फाइन. अब फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इन प्रेगनेंसी, अब ठीक है डायग्नोस तो हो गया, अब ट्रीटमेंट देना है. तो फिर ट्रीटमेंट की तरफ देखें तो लो वेट हेपेरिन और अनफ्रैक्शनड हेपेरिन, दिस इज द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द पेशेंट ऑफ प्रेगनेंसी प्लस डीवीटी. फाइन. सो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म प्रेगनेंसी में हो रहा है तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन दे दो, वो सेफ है प्रेगनेंसी में.
और ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? अनफ्रैक्शन हेपेरिन। वेयर जो दूसरा ड्रग जो यूजुअली देते हैं डीवीटी में, वारफेरिन, दैट इज एन एंटीकोएगुलेंट, ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट इज नॉट सेफ। अभी अगर वारफेरिन दे दिया प्रेगनेंसी में तो क्या हो सकता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, फीटल मालफॉर्मेशन और कॉन्ड्रैडी सिंड्रोम। मतलब क्या? कॉन्ड्रैडी सिंड्रोम मतलब सेट ऑफ साइंस, उसमें स्केलेटल डिफॉर्मिटी होती है, कैटरेक्ट की डिफॉर्मिटी होती है, फेलेंजिस की डिफॉर्मिटी होती है, ऐसा बेबी होता है तो वो ब्रैड जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, हमें इतनी डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि डीवीटी प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली पाया जाता है, 6 टाइम्स मोर उसका चांसेस होता है बिकॉज वेरिकोज ट्राइड याद रखना है। फिर उसका डायग्नोसिस प्रेगनेंसी में डॉपलर अल्ट्रासाउंड से करना है। सेफर ड्रग इज लो वेट हेपेरिन, और गोल्ड स्टैंडर्ड या तो फिर ड्रग ऑफ चॉइस है अनफ्रैक्शन हेपेरिन। वारफेरिन इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, उससे फीटल मालफॉर्मेशंस होते हैं जिसका नाम होता है कॉन्ड्रैडी सिंड्रोम। अब इम्पोर्टेंट एक साइन है होमेन्स साइन, जो हम डीवीटी में देखते हैं। तो ये होमेन्स साइन पॉजिटिव होता है सब डीवीटी के पेशेंट को। तो जैसे कैसे परफॉर्म करना है आपको, लेग मसल्स में पेन पाया जाएगा इन द डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट। अगर आप फुट का डॉर्सिफ्लेक्शन करो, जैसे आप देख रहे हो कि एक डॉक्टर फुट को डॉर्सिफ्लेक्स कर रहा है, तभी पेन काफ मसल्स में अगर पाया जाए तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव होमेन साइन। फाइन, और ये डीवीटी में पॉजिटिव पाई जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इज लेफ्ट साइड का डीवीटी ज्यादा कॉमन है राइट साइड के डीवीटी। अब जैसे हमने बात की प्रेगनेंसी में अगर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म पाया जा रहा है तो हम क्या देंगे? लो वेट हेपेरिन। लेकिन अगर पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद अगर वेनस थ्रोम्बोसिस पाया जा रहा है तो वारफेरिन इज सेफ, इट कैन बी यूज्ड। अभी हमें मतलब समझना है वारफेरिन पहले हम प्रेगनेंसी में क्यों नहीं यूज कर रहे थे, क्योंकि वो प्लासेंटा क्रॉस करके बेबी में मालफॉर्मेशंस कर रहा था। एक बार डिलीवरी हो गई और अगर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का दिक्कत है तो फिर आप वारफेरिन यूज कर सकते हो। आफ्टर चाइल्ड बर्थ डायलेटेड यूरेटर एंड रीनल पेल्विस रिटर्न टू नॉर्मल साइज विद इन 8 वीक्स। ये एक पॉइंट है, जैसे डिलीवरी के टाइम जो यूरेटर होता है और जो किडनीज होती है वो दोनों थोड़े से डायलेट हो जाते हैं, बट वो आफ्टर डिलीवरी 8 वीक्स के अंदर अंदर वो नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। आफ्टर चाइल्ड बर्थ वेट लॉस में कंटिन्यू अप टू 6 मंथ्स। अब थोड़ा सा हम फटाफट रिवाइज करेंगे कि प्रेगनेंसी में वेट गेन कितना होता है? एवरेज 11 kg। वो कैसे होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1, सेकेंड में 5, थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg, टोटल वेट गेन होता है 11 kg। अब ये जो वेट गेन होता है वो पूरा वेट लॉस होने के, वो वेट लॉस कब तक चालू रहता है? 6 मंथ्स तक वेट लॉस हो सकता है। Now we will learn few other facts about puerperium. Now there is a net fluid loss of at least 2 liters during the first week of puerperium, and in addition to 1.5 liter during the next 5 weeks after delivery. So this is fluid loss, मतलब जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो फर्स्ट वीक ऑफ puerperium है उसमें 2 liters ऑफ फ्लूइड लॉस होता है। नेक्स्ट 5 वीक्स में मतलब टोटल 6 वीक्स का जैसे puerperium है तो नेक्स्ट 5 वीक्स में 1.5 liters होता है। सो टोटल फ्लूइड लॉस आफ्टर डिलीवरी इज 3.5 liters. Immediate following delivery, there is a slight decrease of blood volume, obviously because there is a slight blood loss due to bleeding. So blood volume then returns to the non-pregnant level by the second week of puerperium. फाइन, जो पहले ब्लड लॉस हुआ होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी वो वापस नॉन प्रेग्नेंट लेवल में कब आता है? बाय सेकेंड वीक ऑफ डिलीवरी। इवन सेम अप्लाइज टू कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट भी राइज होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, बट स्लोली स्लोली इट कम्स डाउन टू इट्स नॉर्मल पोजिशन विद इन 1 वीक। फाइन, हम लोग रिवाइज करेंगे। जो फ्लूइड लॉस होता है वो puerperium के फर्स्ट वीक में सबसे ज्यादा फ्लूइड लॉस होता है, दैट इज अराउंड 2 liters. इन द नेक्स्ट 5 वीक्स इट इज 1.5 liters. सो टोटल द फ्लूइड लॉस आफ्टर डिलीवरी इज 3.5 liters. जैसे हमने ब्लड लॉस का देखा तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो ब्लड लॉस होता है वो ब्लड वापस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कब आता है? बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक। कार्डियक आउटपुट जो सून आफ्टर डिलीवरी थोड़ा सा रेज्ड होता है, दैट स्लोली रिटर्न्स बैक टू द नॉर्मल विद इन 1 वीक।
नाउ इफ अ वुमन डज नॉट ब्रेस्ट फीड हर बेबी, मतलब अगर वुमन कोई भी रीजन से ब्रेस्ट फीडिंग ना करती हो तो उसका मेंस्ट्रुएशन रिटर्न्स बाय 12th वीक फॉलोइंग डिलीवरी इन 80% ऑफ केसेस। जैसे आप इससे याद रखो, मेंस्ट्रुएशन कब रिटर्न हो जाएगा? बाय 12th वीक इफ शी इज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग। और मीन टाइम फॉर द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आफ्टर डिलीवरी इज 7 to 9 वीक्स। ओके, अगर नॉन लैक्टेटिंग मदर है, ये बात हुई थी कि नॉन ब्रेस्ट फीडिंग है तो फिर वो 12 वीक्स में, और मीन टाइम फॉर ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आफ्टर डिलीवरी 7 to 9 वीक्स, और मतलब 2 मंथ्स। ओके, मोर देन अराउंड 2 मंथ्स। और इन नॉन लैक्टेटिंग मदर ओव्यूलेशन, अभी ये हुआ अबाउट मेंस्ट्रुएशन। इफ वी टॉक अबाउट ओव्यूलेशन तो इट में अकर एज अर्ली एज 4 वीक्स, मतलब विद इन 1 मंथ, एंड इन लैक्टेटिंग मदर अबाउट 10 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। सो अगर नॉन लैक्टेटिंग है तो ओव्यूलेशन 4th वीक में स्टार्ट हो जाएगा, और लैक्टेटिंग मदर है तो 10 वीक्स में होगा। अब ये सब जो प्ले ऑफ मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन है, ये किस पे डिपेंड होता है? तो anovulation and amenorrhea both is due to the elevated levels of prolactin. Fine. तो अगर woman who is exclusively breastfeeding, तो contraceptive protection is about 98% up to 6 months of postpartum. इसका मीनिंग ये होता है, अगर वुमन अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रही है एक्सक्लूसिवली, मतलब 8 to 9 टाइम्स अ डे इन 24 आवर्स, अगर ब्रेस्ट फीडिंग 8 to 9 टाइम्स कर रही है तो उसका प्रोलैक्टिन लेवल्स कंटिन्यूसली हाई रहेगा, जिसकी वजह से एनोवुलेशन रहेगा, और उसकी वजह से इट विल एक्ट एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन फॉर हर, which is up to 6 months of postpartum. Okay, I guess I'm clear in this. क्या होता है, if we do breastfeeding तो continuous breastfeeding की वजह से बॉडी में प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है, elevated levels of prolactin की वजह से continuously anovulatory cycle रहती है, and due to anovulation there is a contraceptive protection for her up to 6 months of postpartum. Non-lactating mother should use contraceptive measure in the 3rd postpartum week, and lactating mother can use in 3rd postpartum month. इसे बोलते हैं रूल ऑफ 3. इफ शी इज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग तो प्रोलैक्टिन उसकी बॉडी में कम रहेगा, उसकी वजह से ओव्यूलेटरी साइकिल्स जल्दी से रिज्यूम हो जाएगी और कॉन्ट्रासेप्शन नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई नॉन लैक्टेटिंग मदर शुड यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर इन 3rd postpartum week, and lactating mother should use in 3rd postpartum month. Rule of 3 याद रखना है. Now there are two important type of secretions from the breast of a lady. One is colostrum and the other one is breast milk. तो breast milk के पहले जो बहुत थिन लिक्विडी पेल व्हाइट कलर का जो डिस्चार्ज होता है फ्रॉम ब्रेस्ट, उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम के बारे में याद रखना है कि इट इज रिच इन एंटीबॉडीज, whereas बाकी सब चीजें उसमें लो होती है. सो इट इज लो इन कार्बोहाइड्रेट, इट इज लो इन फैट्स, इट इज लो इन पोटेशियम कंपैरेटिवली टू ब्रेस्ट मिल्क. ओके, और हाई किस क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल थोड़ा थिक होता है, तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, हाई प्रोटीन होता है, एंटीबॉडी ज्यादा होता है, विटामिन ए ज्यादा होता है, सोडियम एंड क्लोराइड कंटेंट भी ज्यादा होता है. कोलेस्ट्रॉल हैज लैक्सेटिव एक्शन ऑन द बेबी बिकॉज ऑफ द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स. अभी जैसे हमने बोला कोलेस्ट्रॉल में फैट ग्लोब्यूल्स होता है, उसकी वजह से वो लैक्सेटिव एक्शन होता है. मतलब क्या कि हमने जैसे लर्न किया है कि विद इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ बेबी लूजेस हिज वेट ड्यू टू डायरिया. मतलब बेबी को पहले कुछ दिन तक 4 to 5 टाइम्स अ डे वॉशरूम या स्टूल्स पास हो सकते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्सेटिव एक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. इवन ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो भी लैक्सेटिव ही होता है. तो कोलेस्ट्रॉल एंड ब्रेस्ट मिल्क बोथ आर लैक्सेटिव इन एक्शन. कोलेस्ट्रॉल में क्या ज्यादा होता है? GAM याद रखना है. IgG, IgA एंड IgM. जैसे मैंने बोला एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होते हैं कोलेस्ट्रॉल में, दैट इज व्हाई इट इज वेरी न्यूट्रिशियस टू द बेबी. अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखे तो फिर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिवली लो होता है देन ब्रेस्ट मिल्क in colostrum. Now, after colostrum, let's discuss about the milk secretions. Milk secretions start on the 3rd and 4th day after delivery. Colostrum can start after some time, but after colostrum, this is replaced by breast milk, which usually starts on the 3rd and 4th day. अब हमें डाउट होगा
कि प्रोलैक्टिन लेवल्स तो प्रेगनेंसी में भी हाई थे, राइट? देन व्हाई देयर वाज नो ब्रेस्ट सिक्रीशन? जैसा हमने देखा, प्रोलैक्टिन इज अ hormone which is responsible for formation of breast milk. So in spite of high levels of prolactin during pregnancy, yet there was no milk secretion. Why? Because prolactin तो ज्यादा था ही, उसके साथ स्टेरॉइड्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन तीनों के लेवल्स भी ज्यादा है, was circulating during pregnancy, make breast unresponsive to prolactin. Now हमें दो important hormones याद रखने हैं during in the process of milk secretion. One is oxytocin and the other one is prolactin. So oxytocin is a major galactokinetic hormone. अब हमें क्या difference है galactokinetic and galactopoietic में? Poietic मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क को फॉर्मेशन में हेल्प करे, तो गैलेक्टोपोएटिक, P for poietic, P for prolactin. So prolactin is a galactopoietic hormone, whereas oxytocin is galactokinetic. काइनेटिक का मतलब जो एक्सपेल आउट होने में, बाहर निकालने में जो लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है बॉडी में, उसमें जो हेल्प करे वो है ऑक्सीटोसिन. अब हम लोग milk ejection or milk let down reflex is controlled by oxytocin because oxytocin is a galactokinetic hormone. अब ये डायग्राम्स हम देखते हैं. जैसे बेबी सक्स करता है मदर्स ब्रेस्ट टू रिसीव द मदर्स मिल्क, व्हाट हैपेंस? बिकॉज ऑफ दिस sucking, it triggers the nerve cells in the nipples, signaling the brain to release the hormone oxytocin. Oxytocin वो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है टू रिलीज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद वो क्या करता है, वो डक्ट्स को वाइड करता है, डायलेट करता है और मसल्स अराउंड मिल्क सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है. मतलब डक्ट डायलेट बड़ी हो जाएगी और ये जो मिल्क सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से देयर इज अ मिल्क लेट डाउन एक्टिविटी. ब्रेस्ट मिल्क कम्स आउट ऑफ द मिल्क डक्ट्स इनटू द बेबीज माउथ. तो यहाँ से फिर वो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो लेट डाउन होगा. So this is the let down reflex which is started from babies sucking and which is completed after the secretion of breast milk and which is under the control of oxytocin. अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये कहाँ से सिक्रीट होता है ये समझते हैं. ये एकदम 12th स्टैंडर्ड का बेसिक बायोलॉजी है. जैसे कि हाइपोथैलेमस है जो ऑप्टिक आइज्मा के पीछे लोकेटेड है, उसमें दो टाइप के सेल्स हैं, पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस. यहाँ से जो होता है वो सिंथेसिस होता है ऑक्सीटोसिन, फाइन. और वो जो ऑक्सीटोसिन है वो सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में होता है पर स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. देन और जो बाकी हॉर्मोन्स है वो डायरेक्टली सिंथेसाइज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स है. whereas only this oxytocin gets secreted by paraventricular and supraoptic nucleus and gets stored in the posterior pituitary. और जो दूसरा हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है वो है ADH. Now sensation of rise of pressure in the breast by the milk experienced by the mother at the beginning of sucking is called drought. मतलब क्या कि जब सकिंग स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होता है, उसके पहले थोड़ा सा ब्रेस्ट हेवीनेस या प्रेशर लगता है मदर को, एंड दैट इज कॉल्ड एज ड्राउट. लाइक आई सेड, प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन है? गैलेक्टोपोएटिक. एंड ऑक्सीटोसिन इज काइनेटिक. मतलब मिल्क को बनाने वाला है पोएटिक और मिल्क को फ्लो डाउन, लेट डाउन करने वाला हार्मोन है काइनेटिक. और फॉर मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव एंड कंटिन्यूअस लैक्टेशन, frequency of sucking should be more than 8 times for 24 hours. It is very essential. That is around every, इसलिए एडवाइस करते हैं every 3 to 4 hourly breast मिल्क देना चाहिए बेबी को, क्योंकि वो जितना सकिंग होगा उतना ही ये जो साइकिल हमने जो सीखा है वो मेंटेन रहेगा. Healthy mother produces 500 to 800 ml of milk a day to feed infant, and this requires about 700 kilocalories per day for the mother. Okay, मतलब around half liter to 800 ml जितना मिल्क एवरी डे मदर प्रोड्यूस करती है टू फीड हर इन्फेंट. और इतना मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए मदर को कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ती है? तो 700 किलो कैलोरीज.
अब हम अगर इसके बारे में बात कर ही रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क के बारे में, तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन से मेडिसिन ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाता है और कौन से कम करता है। तो मॉडर्न मेडिसिन में जो भी ड्रग्स प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ाएगा वो ऑब्वियसली मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो मेटोक्लोप्रामाइड ये जो ड्रग है वो प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज करता है बॉडी में, जिस कारण से ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और जो बाकी दो है सल्पेराइड और डोमपेरेडोन, ये दो भी ड्रग आर वेरी इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रोमोक्रिप्टिन इज एन ड्रग, ब्रोमोक्रिप्टिन ये जो मेडिसिन होता है दैट कॉजेज लैक्टेशन सप्रेशन। ओके, तो लैक्टेशन बढ़ाना या मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के ड्रग्स कौन से हैं? 3 याद रखना है, मेटोक्लोप्रामाइड, सल्पेराइड एंड डोमपेरेडोन। और सप्रेस करने वाले कौन सा याद रखना है? ब्रोमोक्रिप्टिन। रूमिंग इन, अब रूमिंग का मतलब क्या होता है? जब बॉन्डिंग फॉर्म होता है मेटरनल और इन्फेंट, उसे बोलते हैं रूमिंग। और ये किस चीज से होता है? जैसे किसिंग, कडलिंग, गेजिंग, देखते रहना बच्चे को, उसको हग करना, ये सब चीजों से बेबी और मदर के बीच में एक बॉन्डिंग फॉर्म होता है। इस बॉन्डिंग को बोलते हैं रूमिंग इन। अब हम नेक्स्ट कुछ चीजें याद रखते हैं, जैसे मैंने पहले एक बार इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया, रूल ऑफ 3। मतलब क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ फुल ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही है तो फिर उसे कॉन्ट्रासेप्शन की 3 महीने तक तो जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो पार्शियल ब्रेस्ट फीडिंग है या वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही है मदर कोई भी रीजन से, तो उसे 3rd वीक ऑफ पोस्टपार्टम उसे कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए। प्यूरपेरल पायरेक्सिया, अब प्यूरपेरल का मतलब द टाइम आफ्टर डिलीवरी, जब सब ऑर्गन्स रिवर्ट बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो प्यूरपेरल फेज में पायरेक्सिया मतलब राइज इन टेम्परेचर होना, मतलब इट इज डिफाइंड एज प्यूरपेरल पायरेक्सिया। सो राइज प्यूरपेरल पायरेक्सिया इज डिफाइंड एज rise of temperature which is reaching around 100.4 degree Fahrenheit or 38 degree Celsius within the first 10 days following the delivery is called as puerperial pyrexia. Pyrexia मतलब increase in the body temperature and puerperial मतलब वो period after delivery. Now how we will define puerperial sepsis? Similarly, कोई भी sepsis मतलब infection, कोई भी infection genital tract में जो अक्कर होता है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बाद जेनाइटल ट्रैक्ट में कोई भी इंफेक्शन हो तो उसे बोलते हैं प्यूरपेरियल सेप्सिस। अब जो प्यूरपेरियल इंफेक्शन होता है उसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी? अब ऐसे देखिए, डिलीवरी 2 टाइप से हो सकते हैं, नॉर्मल भी होगी, कुछ को होगी सिजेरियन सेक्शन। अगर नॉर्मल डिलीवरी या वजाइनल डिलीवरी हो रही है एक लेडी को, तो उसमें सबसे ज्यादा प्यूरपेरियल इन्फेक्शन कौन से साइट पे होगा? सो इट विल बी द प्लेसेंटल साइट। अब ऐसे ध्यान रखो, प्लेसेंटल साइट क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा जहां से सेपरेट आउट होता है वो सबसे ज्यादा एरिया जख्म होती है, वो एरिया में एक टाइप की वुंड हो जाती है एंड वुंड आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, राइट? दैट्स व्हाई अगर वजाइनल डिलीवरी के बाद प्यूरपेरियल इन्फेक्शन सबसे कॉमनली कहाँ पे हो सकता है? प्लेसेंटल साइट पे। और सिजेरियन सेक्शन में अगर हम देखें तो यूट्राइन इंसिजन, एब्डोमिनल इंसिजन नहीं, एब्डोमिनल खोलने के बाद जब यूट्रस के अंदर इंसिजन लिया जाता है टू टेक द बेबी आउट, तो वो जो यूट्राइन इंसिजन होता है वो सबसे कॉमन साइट है प्यूरपेरियल इन्फेक्शन का। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ प्यूरपेरियल इन्फेक्शन इज एंडोमेट्राइटिस। मतलब क्या? जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर इन्फेक्शन होना, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्राइटिस। और सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या होता है प्यूरपेरियल इन्फेक्शन का? कि एंडोमेट्रियम के अंदर इन्फेक्शन होना। सो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इज एंडोमेट्राइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्यूरपेरियल सेप्सिस इज स्ट्रेप्टोकोकस। अब सेप्सिस बोला मतलब इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन बोला मतलब बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है। तो कौन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से ज्यादा कॉमन है? तो इट इज स्ट्रेप्टोकोकस। एंड मोस्ट कॉमन रूट कौन सा है इन्फेक्शन का? तो डायरेक्ट स्प्रेड, दैट इज प्यूरपेरियल सेप्सिस। मतलब जब भी डायरेक्ट स्प्रेड से मतलब लग लग के जो स्प्रेड होता है उसे डायरेक्ट स्प्रेड बोलते हैं। द अदर वन इज ब्लड
spread, and the third most common spread of infection is lymphatic spread. तो फिर जो puerperal infection है उसका सबसे common mode कौन सा है infection एक जगह से दूसरी जगह spread होने का route of infection का, तो वो direct spread है. Fine. आज का सेक्शन पूरा ही puerperal के बारे में था.